हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग के मैथ क्लास में चलेगा प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है। तो बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी सवाल बताए जाएंगे बच्चे, वह सभी सवाल आपको 100% समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक एक सवाल को, उसके अंदर एक एक तथ्यों को तोड़ तोड़ करके बताया जाएगा। ठीक है। और जितने भी बच्चे अभी इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, पाने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन आसानी तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है बच्चे। तो बच्चे, ये क्लास 10 का है और ये प्रश्नावली 3.5 है। और इसको बच्चे हम लोग को पहले निर्देश पढ़ते हैं। क्वेश्चन में निर्देश क्या है और निर्देशों के बाद हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निम्न समीकरण रैखिक समीकरण के युग्म को, ये रैखिक समीकरण के युग्म हैं, प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करें। ये रैखिक समीकरण के युग्म हैं। इसको निर्देश बोल रहा है बच्चे कि प्रतिस्थापन विधि और इसको ब्रजगुणन विधि से हल करना है। और उसके बाद ये भी बताना है कि किस विधि को आपने अधिक उपयुक्त मानते हैं। आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, उस विधि का नाम भी बताना है आपको। ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है और उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद आपको ये निष्कर्ष देना है कि इन दोनों विधियों से, जिन विधि से आपको बताया गया है कि इन दो विधि से हल करना है, और इन दोनों विधियों में जो आपको बेटर लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा, उस विधि को यहाँ पर लिख डालना है। ठीक है बच्चे। तो हम लोग सर्वप्रथम यहाँ प्रतिस्थापन विधि बोला है, तो हम लोग सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बच्चे। यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दे दिए गए हैं और इन युग्मों को हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। किस विधि से बच्चे? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलते हैं बच्चे। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बच्चे, प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है? ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको सबसे पहले मैं मानते हैं, ये समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, आपको ये बताया गया है कि देखो बच्चे, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब कि एक चर के मान को कहीं, मान लीजिए कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना। और एक चर का मान कैसे निकलेगा बच्चे, उसको भी बताया गया है कि प्रतिस्थापन विधि में एक चर को एक तरफ कर देते हैं, बाकी चर अचर को एक तरफ कर देते हैं, और उसी मतलब चर के मान को क्या करते हैं, कहीं एक समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो बच्चे, हम चलते हैं, यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से। यहां पर समीकरण 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करेंगे बच्चे, तो यहां पर हो जाएगा 3x + 2y = 4। ये समीकरण 2 आपका है। 3x + 2y = 4। आपको मैंने बताया कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, एक चर को एक तरफ करेंगे, बाकी चर अचर को एक तरफ कर देंगे। तो यहां लेते हैं 3x = 4 - 2y। देखेंगे यहां पर 2y जो है प्लस है और बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक बच्चे जी। अब यहां पर x है, x ले लेंगे। यहाँ पर 3 क्या करेंगे कि 3 यहाँ पर भाग गुणा में है बच्चे, और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, भाग में बनेगा। ओके। तो यहाँ पर 4 - 2y बटा में 3 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ओके, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 के
3 के मानों को या यक्स के मानों को हम क्या करेंगे, जब 2 को हल करेंगे तो आपको इससे पहले वाले जो भी मतलब प्रश्नावली था जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने को दिया गया था, उन समीकरणों में बताए थे कि किस समीकरण को हल करेंगे और उसका मान किस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, उस वीडियो में मैं आपको विधिवत बताया हूं, बेसिक के साथ बताया हूं बच्चे कि जब आपको समीकरण 2 को हल कर करके समीकरण 3 लाना है तो वो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यदि अगर 1 को हल किए रहते तो उस एक समीकरण 1 को हल कर कर अगर 3 लाए होते तो उस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखते। यदि 1 को हल करेंगे तो हम इसके मान को समीकरण 3 के मान को 2 में रखेंगे। ठीक है, 1 को हल करते तब, और 2 को हल करेंगे तो जो समीकरण नया तैयार होगा उसके मान को हम 1 में रखेंगे। तो यहां पर बच्चे लिखेंगे समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर 1 के मान को समीकरण 3 के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 को यहां पर लाएं, 8x प्लस 3y बराबर 9, सॉरी 8x प्लस 5y बराबर 9। यहां पर x का मान रखना है, x 8 इंटू x का मान क्या है बच्चे, x का मान देखते हैं ये है तो 4 माइनस 2y बटा में 3 प्लस 5y बराबर 9। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, इसका इसमें आप मल्टीपल करेंगे, 4 और 4 के 32 प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 8 दूनी के 16y और बटा में आपका 3 है, अब प्लस यहाँ पर 5y बराबर यहाँ 9 हो गया। ठीक, यहाँ पर भी एक भिन्न पक्का जोड़ तैयार हो गया बच्चे ऐसे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 कटेगा, 32 माइनस 16y अब प्लस 5 3 कितना हो जाएगा, 15y बराबर 9। आगे चलेंगे बच्चे, यहाँ देखेंगे 16y माइनस है और 15y क्या है, प्लस है। 16y में से 15y घटा देंगे तो माइनस क्या बचेगा, माइनस y बचेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 32 माइनस y बटा में 3 बराबर कितना, 9। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं यहाँ पर नियम देखते हैं, ये भाग है और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। ठीक, यहाँ ले लेते हैं, बत्तीस माइनस वाई बराबर 9 गुणते 3। देखेंगे यहाँ आपको बताया गया कि बटा होता है वो भाग होता है और बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में आता है तो वह गुणा बन जाता है। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 27। ठीक है, 27 हो जाएगा और 32 क्या है, अचर है और अचर की तरफ आएगा, ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है जी, माइनस वाई बराबर क्या करेंगे कि 32 में से 27 घटाएंगे, ये बड़ा है ये छोटा है तो क्या करेंगे कि बड़ा में हमें छोटा को घटा देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ क्या है, बड़ा है और प्लस का चिन्ह क्या है, छोटा है। ठीक है बच्चे जी, तो 32 में से क्या करेंगे, 27 को घटा देंगे, क्या आएगा, -5 आ जाएगा। ओके, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आपका 5 आ जाएगा। y के मान को आप क्या करेंगे कि समीकरण 3 में रख देंगे, यहां पर लिखेंगे y के मान को, y के मान को समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ओके बच्चे, y के मान को समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो x बराबर लाइए यहाँ पर 4 माइनस 2y बटा में 3 हो जाएगा।
अब बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर जहां पर y रहेगा वहां पर हम क्या रख देंगे, y के मान को रख देंगे। y का मान क्या है, 5 है, यहाँ 5 रख दिए बटा में 3। यहाँ x बराबर लिखते जाएंगे बच्चे, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 बटा में 3। ठीक है, अब हो जाएगा 10 में से 4 घटेगा 6 आ जाएगा, वो भी -6 अब बटा में 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, x बराबर हो जाएगा आपका -2। ठीक है, x बराबर क्या होगा बच्चे, -2। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ पर देखते हैं, x बराबर हो जाएगा आपका -2 और y बराबर आपका क्या आया, 5। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ये आपका प्रतिस्थापन विधि से बनकर रेडी हो गया। अब इसको किस विधि से बनाना है, ब्रज गुणन विधि से बनाना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि से सीखेंगे कि ब्रज गुणन विधि से किस प्रकार बनाया जाएगा। तो देखते हैं ब्रज गुणन विधि में, उधर सब जितने भी हैं प्रतिस्थापन विधि में है। इसके बाद का काम यहाँ पर हुआ है बच्चे, और उसके बाद यहाँ पर स्पेस नहीं था तो इसमें स्पेस था, जहां स्पेस था वहां पर सेटिंग कर दिया। अब चलते हैं इसको ब्रज गुणन विधि के अंतर्गत बनाते हैं। इस आप समीकरण को यहाँ पर छापेंगे, 8x + 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण आपका है 3x + 2y बराबर 4। ठीक है, ब्रज गुणन विधि से इसे हल करना है। इसको यहाँ लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 9 देख रहे हैं अचर, उसको उस साइड में भेज देंगे। तो ये 8x + 5y माइनस क्या हो जाएगा, 9 साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बच गया 0। ये समीकरण आपका 1 बना देते हैं। ठीक है, इसमें भी याद दे देते हैं, 3x + 2y -4 बराबर 0। इस समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ब्रज गुणन विधि में क्या चाहिए हमें, ब्रज गुणन विधि में बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का चुनाव करते हैं। जब इन सभी मानों का चुनाव कर लेंगे तब जाकर के अपने फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें से चुनते हैं बच्चे, a1 बराबर क्या है, 8 हो गया, b1 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, और c1 बराबर -9 है बच्चे, तो -9 हो गया। फिर आते हैं a2 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, फिर b2 बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और c2 बराबर क्या हो गया, तो यहाँ -4 हो गया। ठीक है जी, इस प्रकार जब हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का चुनाव कर लेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले पर इसको सेटिंग कर देंगे। तो इस फार्मूले को यहाँ पर लाते हैं, x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले पर क्या करना है कि इन सभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी मानों को हमको क्या कर देना है, निर्दिष्ट कर देना है। ठीक है बच्चे, सभी मानों को क्या करेंगे, निर्दिष्ट करेंगे। ओके जी, देखते हैं b1 का मान यहां से चूज करेंगे, b1 क्या है, 5 गुणते c2 क्या है, c2 -4 है, माइनस है, माइनस रख देंगे। b2 क्या है, b2 देखेंगे 2 है गुणते, और c1 क्या है, तो c1 -9 है बराबर y बटा में देखेंगे c1 का मान -9। अच्छा, a2 का मान क्या है, 3 गुणते 3 माइनस c2 का मान क्या है, -4 गुणते a1 का मान क्या है, 8 है, इसको 8 को, यानी मतलब जितने भी मान हमारा है वह उनके जगहों पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के जगहों पर हमको क्या कर देना है, सेटिंग कर देना है। सेटिंग करने के बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। a1 का मान 8 और b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान 5।
ठीक है जी। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चे, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। 5 चौके 20 माइनस 20 हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पर y बटा में ले लेते हैं। 9 तिरी 27 माइनस 27 प्लस माइनस माइनस, ये देखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और चौके 32, ठीक है। 1 बटा में क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16 अब माइनस 5 तिहाई 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम घटाएंगे तो x बटा में क्या हो जाएगा बच्चे, 18, 20 में से 18 घटेगा तो -2 बचेगा। अब यहाँ आते हैं 27, 32 में से 27 घटेगा बच्चे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, 1 बटा में 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार की चीज को अब क्या करेंगे कि एक चर और एक का चर, एक चर और एक का चर, एक चर और एक का चर 2 बार पकड़ेंगे, x y का मान निकल कर सामने आ जाएगा। तो यदि ले लेते हैं x बटा में -2 बराबर 1 बटा में 1, क्रॉस मल्टीपल बच्चे ऐसे ऐसे गुणा तो हो जाएगा x बराबर -2, एक चर मान निकल गया। पुनः चलते हैं, यहाँ पुनः ले लेते हैं। पुनः में क्या करेंगे, y वाला को लेंगे, y बटा में 5 बराबर 1 बटा में 1, फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिरछी तिरछा गुणा तो y में 1 का करेंगे y आ जाएगा और 5 में 1 का करेंगे 5 आ जाएगा। इस तरह y का भी मान निकल कर सामने आएगा। बच्चे गौर करना होगा, यहाँ पर आपको ब्रजगुणन विधि से भी हल हो गया और प्रतिस्थापन विधि से भी हल हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 विधियों से हल होता है और एक ग्राफीय विधि को लेकर के 4 विधि हो जाता है। ग्राफीय विधि से भी हल होता है, लेकिन 3 जो नियम होते हैं, 3 जो विधि होता है इंपोर्टेंट होता है। कौन कौन बच्चे, तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो इन तीनों अगर एक ही समीकरण को, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो और उनको तीनों विधियों द्वारा हल किया जाए बारी बारी, तो सभी विधियों द्वारा एक ही आंसर आएगा। जैसे एक ही समीकरण था, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण था, वही समीकरण को यहाँ छापा गया, इसमें जो आंसर आया होगा वही आंसर इसमें भी आया होगा। देखिए x बराबर -2, यहाँ देखते हैं x बराबर -2, ठीक है बच्चे। और y बराबर 5, यहाँ भी देखते हैं y बराबर 5। यानी इस समीकरण में, इस विधि में जो समीकरण का मान आया, जैसे जो चर का मान आया, x चर का मान और y चर का मान, जो इसमें x चर और y चर का मान आया, वही इस विधि में भी x चर और y चर का मान आ गया, ठीक है बच्चे। अब आपको दोनों विधियों को हल करने के बाद सेम आंसर आया, तो आपको अब डिटेल देना है कि आप इसमें से कौन सा विधि आपको उपयुक्त हुई। आपको इस सवाल बनाने में कौन सा विधि अधिक उपयुक्त हुआ, जो विधि आपको अच्छा लगेगा उसी विधि का आप नाम लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चे। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा अच्छा लगा तो प्रतिस्थापन विधि लिख देना, और आपको अगर ब्रजगुणन विधि द्वारा अच्छा लगा तो ब्रजगुणन विधि आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनकर रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 बन करके रेडी होगा बच्चे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर पहला सवाल देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सुनते हैं कि 4 में निर्देश क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सुनेंगे कि 4 में निर्देश क्या है, ठीक है बच्चे जी। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ नेसेसरी नहीं है, यहाँ अनिवार्य नहीं है कि इसी विधि से ज्ञात करना है। जो विधि आपको अच्छा लगेगा वो विधि से आपको हल कर देना है। पहले क्या कर देना है, रैखिक युग्म समीकरण का निर्माण करना है। पहले जो चौथा में जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे बच्चे, उसमें क्या करना है कि रैखिक युग्म समीकरण का निर्माण करना है, और उसके बाद उसको किस विधि से हल करना है, उसको आपको गणितीय विधि में जो भी विधि अच्छा लगे, प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे तो उस विधि से हल कर लेंगे, और ब्रजगुणन विधि हल अच्छा लगे तो ब्रजगुणन विधि से हल कर लेंगे, और आपको विलोपन विधि अच्छा लगे तो विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चे, ये समस्या क्या है और इसका जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होगा, सुनते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। कोई छात्रावास है बच्चे जहां पर बताया जाता है कि मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन किया या लिया।
जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं उसे। एक कंडीशन बच्चे यहां तक हो गया कि 20 दिन एक ए विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करके 1000 रुपया छात्रावास का अदा कर रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए व्यय के लिए उसने 1180 रुपया अदा करता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। गौर करेंगे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लगभग 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में ये सबसे अधिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर लास्ट में बोल रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमको पहले नियत व्यय मानना होगा और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य मानना होगा। तो बच्चे मानते हैं, माना नियत व्यय 100 रुपया है। नियत का मतलब होता है फिक्स। ठीक है बच्चे, नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है जी। और प्रतिदिन का, प्रतिदिन का लिख देते हैं, प्रतिदिन का व्यय Y रुपया है। कहने का मतलब है कि फिक्स उसका जो व्यय है, खर्च है, वह 100 रुपया है और उसके बाद यदि खा रहा है बच्चे प्रतिदिन, तो उसका Y रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको भरपाई करना पड़ रहा है। ठीक है, प्रतिदिन का यानी एक दिन का Y रुपया दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार उस बच्चा ने जो ए है वह कितने दिन के लिए खाया, प्रथम शर्त यहां पर लगा देते हैं। प्रथम शर्त, ठीक है बच्चे, प्रथम शर्त लगाते हैं कि प्रथम शर्त में क्या किया है। तो बच्चा ने क्या किया है, ए विद्यार्थी ने क्या किया है कि 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, 20 दिन भोजन करता है नियत के बाद, तो नियत के लिए उसने 100 रुपया दिया और जो 20 दिन भोजन कर रहा है तो एक दिन का उसने दे रहा है Y रुपया, तो 20 दिन भोजन कर रहा है तो 20 Y हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणते Y हो जाएगा और दोनों मिला करके उसे कितना रुपया भरपाई करना पड़ रहा है? 1000 रुपया भरपाई करना पड़ रहा है। जो नियत है वो 100 रुपया है और नियत के बाद प्रतिदिन का बताया जाता है कि एक दिन का Y रुपया दे रहा है, तो उस तरह उसने कितने दिन भोजन किया? 20 दिन भोजन किया। तो बच्चे आपको बताया गया इससे पहले वाले में कि अगर एक दिन का भाड़ा अगर मान लीजिए 100 रुपया हो चाहे Y रुपया हो, तो 5 दिन करेगा तो जितना दिन का रहेगा उसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, तो x प्लस यहाँ पर 20 में Y का कर देंगे तो 20 Y हो जाएगा और बराबर 1000 हो गया। यहाँ पर समीकरण 1 का निर्माण हो गया। पुनः चलते हैं बच्चे, पुनः हम दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त में चलते हैं। अब बी विद्यार्थी जो ए विद्यार्थी था, ठीक है, ये विद्यार्थी 20 दिन अतिरिक्त भोजन कर रहा है। अब बी विद्यार्थी क्या कर रहा है बच्चे, नियत देने के बाद, नियत 100 रुपया तो ये है, उसने 26 दिन तक भोजन किया। ठीक है, 26 दिन तक भोजन किया, तो यहाँ क्या करेंगे 26 गुणते Y कर देंगे और कितना दे रहा है 1100 बच्चे दे रहा है 80 रुपया, 1180 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण का निर्माण करेंगे। x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर ये 2 हो गया। यहां पर समीकरण 1 बनकर तैयार है, यहां पर समीकरण 2 बनकर तैयार। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको बीजगणित में किसी भी विधि से हल करना है। ठीक है, तो जो आपको बेटर लगेगा उसी विधि से आप हल कर दीजिएगा। तो मेरे को बेटर विलोपन विधि लग रहा है, यहां विलोपन विधि लिख लेते हैं। विलोपन
विधि से। ठीक है बच्चे, आपको जो विधि अच्छा लगेगा आप उस विधि से लिखिएगा। विलोपन विधि से हो गया बच्चे। तो विलोपन विधि से क्या होता है कि एक चर के मान को विलुप्त करना पड़ता है, एक चर के मान को विलुप्त करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए बच्चे हमें यक्स के गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो यक्स का गुणांक पहले से ऑलरेडी बराबर है, या वाई का अगर चर बराबर करेंगे तो वाई के गुणांक को हमको बराबर करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है या y का गुणांक बराबर करने का, जब x का गुणांक बराबर है ये है तो फिर y के चक्कर में क्या पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहां पर क्या है, इसका चिन्ह प्लस है, यहां भी प्लस है। तो बच्चे इसको अगर विलुप्त करना है तो एक चर के मान को माइनस करना होगा। तो माइनस कब होता है, जब घटाते हैं। ठीक है, बीज गणित में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो लिखेंगे बच्चे, कुछ नहीं लिखना है, समीकरण एक घटाव समीकरण दो से। ठीक है, समीकरण एक घटाव समीकरण दो से। समीकरण एक को यहां पर लाएंगे हम लोग, 20y बराबर 1000, यहां पर x प्लस 26y बराबर 1180। घटाने पर चिन्ह क्या होगा बच्चे, बदल जाएगा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और 20y में से 26y घटेगा तो माइनस 6y बचेगा। यहाँ पर बच्चे 1000 में से 1180 घटेगा तो माइनस बच जाएगा 180। ये माइनस माइनस कर जाएगा और y बराबर हो गया 180 बटा में 6, कटा दीजिए, 36 18। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, y बराबर आपका 30 आ गया। तो y के मान को बच्चे क्या करते हैं, y के मान को समीकरण एक में रखने पर, y के मान को समीकरण एक में रखते हैं, यही रख दे रहे हैं। देखते हैं, x प्लस 20y बराबर 1000। ओके बच्चे, अब y का मान रखना है तो x प्लस, अब 20 गुणते y का मान क्या आया है, 30 आया है, 30 रख देंगे यहाँ बराबर 1000। अब क्या करेंगे, x प्लस गुणा कर दीजिए, द्वितीय 6 द्वितीय 6 600 हो गया बच्चे बराबर 1000। अब x बराबर हो जाएगा 1000 और माइनस, देखिए प्लस है इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 400 रुपया। यानी कहने का मतलब क्या है, अब y बराबर खुद आपका कितना आया, 30 रुपया। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि उसका नियत जो व्यय है वो x है, तो x का मान जो आएगा बच्चे वह नियत व्यय हो जाएगा। तो उसका नियत व्यय कितना हो गया, 400 रुपया। यहाँ लिखेंगे नियत व्यय बराबर 400 रुपया। और उसके बाद प्रतिदिन का व्यय बराबर का रुपया, 30 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका जो बोला है, क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला कि नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय ज्ञात करें, तो वह चौथा का पहला नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये चौथा का दूसरा सवाल क्या है वो गौर से आप लोग सुनते हैं। थोड़ा सा लंबा लंबा सर क्वेश्चन है बच्चे, तो क्वेश्चन लंबा लंबा है इसलिए बोर्ड पे लिखने में समय लगता है, तो हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ करके ही आपको मैं एकदम विधिवत समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने से कोई फायदा ना है, आपको सॉल्यूशन देखने से फायदा है, आपको समझने से फायदा है। तो हम आपको पढ़ करके समझा करके ही सॉल्यूशन कर देता हूं। ओके बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और घटाया जाता है। यहाँ एक शर्त हो गया, एक कोई भिन्न है बच्चे जो 1/3 हो जा रहा है। कब हो रहा है, जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है।
जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है? बताया जाता है कि 1/3 हो जाता है। अच्छा, दूसरी शर्त में बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाती है। कब बच्चे? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ओके बच्चे, तो भिन्न की जब बात आती है तो इससे पहले वाले चैप्टर में मैं आपको बताया हूं बच्चे कि जब भी भिन्न की बात आएगी तो आप जान जाइए कि वो परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो P/Q के रूप में लिखने का मतलब ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। तो भिन्न की जब बात आएगी तो अंश और हर को ऑटोमेटिक मानना पड़ेगा। तो बच्चे मानते हैं, माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ओके, भिन्न का अंश x हो गया और हर y हो गया। जब x आपका अंश हो गया और हर y हो गया तो आपका भिन्न क्या बना? तो लिखेंगे यहां, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर होता है बच्चे अंश बटा में हर। क्या होता है? अंश बटा में हर होता है। तो बच्चे अंश कितना है आप सोच सकते हैं, x आपने माना है और हर कितना है तो y माना है, तो आपका भिन्न क्या हो गया? x बटा में y हो गया। ठीक है, आपका भिन्न x बटा में y हो गया। अब पहली शर्त लेकर के चलते हैं, पहली शर्त लेकर चलते हैं। पहली शर्त में क्या बोला है? तो आपको बोला है बच्चे कि यदि भिन्न के, यहां पर बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाए, तो भिन्न ये है आपका, यहां पर इस भिन्न को लाएंगे हम लोग, इसका अंश ऊपर वाला है 1 घटा दिए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, ये बुक बोल रही है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है, आपका सवाल बोल रहा है कि भिन्न में, भिन्न के अंश में 1 घटा देने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। ये आपका सवाल बोला है। तो मैं क्या किया कि उस भिन्न को लाया, उस भिन्न में 1 घटाया, 1 घटा करके क्या किया कि 1/3 प्राप्त किया। ठीक है, 1/3 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिरछी तिरछा गुणा। ठीक है, इसको कैंची भी गुणा कर सकते हैं। तो बच्चे 3 का x में करेंगे, 3x हो जाएगा, -3 का 3। अब y में 1 का करेंगे तो y आ जाएगा। नियम कहता है बच्चे कि चर चर एक ओरी और अचर अचर एक ओरी, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, ये y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? इधर इसको भेज देंगे तो -3 हो जाएगा, -3 सॉरी +3 हो जाएगा। यहाँ एक समीकरण का निर्माण हो गया। गौर करेंगे y को इस साइड में भेजे हैं, x को, अरे 3 को इस साइड में भेजे हैं, तो y प्लस है इस साइड में है तो माइनस होगा, ये माइनस है इस साइड में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक जी, यहाँ पर एक शर्त बनकर रेडी हो गया। दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त में प्रवेश करते हैं बच्चे। दूसरी शर्त में क्या करते हैं? कहा है सवाल कि वो भिन्न के, वो भिन्न में, भिन्न के बच्चे, भिन्न के हर में, भिन्न के हर में, हर क्या है? y है, 8 बढ़ा दिए जाएं या जोड़ दिए जाएं। 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न के हर में मैं 8 जोड़ दिया तो भिन्न 1/4 हो जा रहा है। भिन्न क्या हो रहा है? 1/4 हो जा रहा है। बच्चे हो जाता है या हो जा रहा है तो बराबर के इस साइड में आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल, जैसे यहाँ पर आपको बताया कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो बच्चे इसका गुणा करेंगे 4 में x का तो 4x आएगा, प्लस हाई हो जाएगा, प्लस नहीं बच्चे बराबर है ना बीच में, तो बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा, y में 1 का करेंगे तो y में 1 का करेंगे 8 में तो 8 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 4x y इस साइड में आएगा तो -y हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ बच्चे? यहाँ पर समीकरण नंबर 2 का निर्माण हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते हैं। इसको हमको करना है विलोपन विधि से हल। यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि से।
विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होगा बच्चे, अब देखेंगे एक चर को विलुप्त करना पड़ता है, एक चर के मान को विलुप्त करना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं, उस चर के गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ देखते हैं 3x, यहाँ देखते हैं 4x है, इसका बराबर नहीं है। देखते हैं -y, यहाँ देखते हैं -y, ये दोनों इसका गुणांक क्या है, बराबर है, लेकिन क्या है बच्चे, दोनों माइनस माइनस है। तो इसको अगर आपको विलुप्त करना है तो एक को प्लस एक को माइनस करना होगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, समीकरण 1 को यहाँ पर रखते हैं 3x माइनस वाई, अब बराबर हो गया 3, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर हो गया 8। बच्चे घटाने के लिए अगर यहाँ कह दे तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 3x को हम 4x में से घटा देंगे तो -x बचेगा, और ये 8 में से 3 घटा देंगे -5 बचेगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आपका 5 आ गया। ठीक है बच्चे, जब x बराबर 5 आ गया तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ है, इस समीकरण 1 को यहाँ लाएंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है जी। तो यहाँ पर x का मान आया है बच्चे, तो जहां x होगा वहां पर क्या रखेंगे, 5 आया है तो 5 रखेंगे। तो 3 गुणते क्या हो जाएगा 5, और माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 यहीं 15, 15 को उठाकर इस साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा -y, और ये 3 और माइनस यहाँ 15 हो जाएगा। तो 15 में से बच्चे 3 घटेगा तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ 15 में से 3 घटाओगे बाबू तो देखो क्या होगा, -12 आएगा। ठीक है बच्चे जी, 15 बड़ा है, 15 का चिन्ह माइनस है और 3 का चिन्ह प्लस है, तो 15 में से हम 3 घटाएंगे तो जो बड़ा का चिन्ह रहेगा वही उतर जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आपका 12 आ गया। जब बच्चे y बराबर आपका 12 आ गया और x बराबर आपका कितना आया है, 5 आया है, तो आपको क्या चाहिए, आपको भिन्न चाहिए। यहाँ लिखते हैं भिन्न बराबर, सवाल में बोला है कि वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न बराबर क्या होगा बच्चे, अंश बटा में हर होता है, आपने माना है अंश बटा में हर। तो अंश कितना आया बच्चे, ऊपर वाला को अंश कहेंगे तो x का मान जो होगा 5, तो 5 आपका, सॉरी बच्चे 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका अंश हो जाएगा। हर क्या है बच्चे, 12 है, तो हर 12 हो जाएगा। ये आपका भिन्न निकल कर सामने आ गया। ठीक है बच्चे, बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चे। ये तो दिखने में बहुत लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, एक बार यदि आप समझ लेंगे तो 100% आपको दिली दिमागों में छप जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, तो सुनते हैं बच्चे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हुई तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट कितने प्रश्नों का था, ठीक है। तो सर्वप्रथम बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि कितना अंक उसने सही बना रहा है और कितना अंक गलत बना रहा है, पहले उसको हम लोग मानते हैं। ठीक है जी, तो सही प्रश्नों की संख्या पहले मान लेते हैं और गलत प्रश्नों की संख्या मान लेते हैं कि कितना सही बना रहा है और कितना गलत बना रहा है। ओके, और यहाँ पर दिया गया है कि पहली शर्त में मतलब कि सही पर 3 अंक मिले हैं और गलत पर 1 अंक की कटौती हो रहा है। ठीक है, और कुल मिलाकर के उसको कितने अंक मिले हैं, 40 अंक मिले हैं। लेते हैं, माना यश द्वारा सही
प्रश्न सही प्रश्नों की माना यश द्वारा सही प्रश्नों की संख्या यक्स है, ठीक है, यक्स है, तथा गलत प्रश्नों की संख्या वाई तथा गलत प्रश्नों की संख्या वाई है। ठीक है बच्चे, सही प्रश्नों की संख्या कितना हो गई, यक्स हो गई, गलत प्रश्न कितना बना रहा है, वाई बना रहा है। अब गौर करते हैं, सही पर उसको कितने मिल रहे हैं, 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं, और गलत पर कितने अंक कट रहे हैं, 1 अंक कट रहे हैं। तो गौर करेंगे कि जितना मतलब प्रश्न सही बनाया है उसके में 3 का गुणा करेंगे, और जितना गलत बनाया है उसके में 1 का गुणा करेंगे, और दोनों का अंतर करने के बाद ना उसको नंबर मिला होगा। जैसे हाँ, आप पेपर में बैठेंगे, कहीं टेस्ट वोस्ट देते होंगे, तो क्या जरूरी है कि आप सही सब प्रश्न सही बना देते हैं, उसमें कुछ गलत भी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि 20 गो प्रश्न है, और उसमें से मान लीजिए कि आपको 15 प्रश्न आ रहे हैं और आपको 5 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो 15 प्रश्न 20 प्रश्न में से 5 प्रश्न काट करके ही ना आपको नंबर दिया जाएगा, 15 प्रश्न का ही नंबर ना आप पाएंगे। जी समझ में आ रहा है बात जी। उसी तरह यहां भी होगा कि एक मतलब कि प्रश्न पर 3 अंक मिल रहे हैं, जो भी प्रश्न सही हो रहा है उसके पर, एक गलत प्रश्न पर उसको 1 अंक की कटौती हो जा रहा है, और उसके बाद परिणाम घोषित किया जा रहा है तो उसको 40 अंक मिल रहा है बच्चे। तो यहां पर प्रथम शर्त लगा लेते हैं, प्रथम शर्त में सही, देखिए प्रश्नों की संख्या तो यक्स है, प्रश्नों की संख्या बनाया गया, सही प्रश्नों की संख्या यक्स, तो सही प्रश्नों की संख्या यक्स है बच्चे, और एक प्रश्न पर उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो जितना प्रश्न रहेगा उनमें 3 का गुणा कर देंगे, और यहां पर माइनस करेंगे बच्चे। गौर करेंगे कि सही में से गलत को घटाने पर परिणाम आ रहा है, ठीक है, यहां पर माइनस करेंगे। ओके, अब देखेंगे कि गलत प्रश्न कितने बनाए, यक्स बनाए, गलत प्रश्न यक्स बना रहा है बच्चे। तो गलत प्रश्न जब यक्स बनाएगा तो उसको गलत प्रश्न पर 1 अंक कट रहा है, तो जितना गलत अंक बनाया होगा उतने में उतना अंक का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई गुणते 1। अब देखिए सही में से गलत को घटाने पर उसको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा सोचने और समझने वाली चीज है बच्चे, यहां पर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में ना आएगा, तो यहां पर ध्यान देना होगा। उसने सही अंक कितना बनाया, सही प्रश्न यक्स बनाया, गलत प्रश्न वाई बनाया, तो सही पर कितने मिले, 3 मिले, तो 3 में यक्स का गुणा हो गया। अच्छा, गलत कितने पर मिले, गलत है वाई, और उस पर कट कितने रहे, 1 कट रहे हैं, तो वाई में 1 का गुणा कर देंगे, और जितना सही बनाया और जितना गलत बनाया दोनों का अंतर प्राप्त हुआ, तो कितना मिला उसको, 40 अंक मिल गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 40। यहां समीकरण 1 का निर्माण हो गया। चलिए दूसरी शर्त में चलते हैं, दूसरी शर्त के अंतर्गत चलते हैं। दूसरी शर्त में सुनते हैं क्या कह रहा है। यहां पर बच्चे गौर करते हैं, कह रहा है कि सही पर उसको 4 अंक मिल रहे हैं और गलत पर 2 अंक कट रहे हैं, कुल मिलाकर के उसको 50 अंक मिल रहा है। तो पहले प्रश्नों की संख्या ले लेते हैं। सही प्रश्न की संख्या यक्स था, अब में बोल रहा है कि सही पर उसको 4 अंक मिल रहे हैं, और गलत प्रश्नों की संख्या वाई था, इनमें 2 अंक की कटौती हो रही है, यानी गलत प्रश्नों की संख्या में 2 का गुणा करेंगे, सही प्रश्नों की संख्या में 4 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर परिणाम में कितने अंक प्राप्त कर रहा है बच्चे, वह 50 अंक प्राप्त कर रहा है, यानी सही में से गलत को घटाने पर 50 अंक उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, गौर करते हैं, 4 में यक्स का गुणा करेंगे, 4x, 4 में x का गुणा करेंगे 4x, माइनस 2 में y का गुणा करेंगे 2y, बराबर हो जाएगा 50। यहां से कॉमन करने जोग है, आप कॉमन कर सकते हैं, 2 इंटू 2x माइनस वाई, अब बराबर हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो 2 से 1 कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समीकरण नंबर यहाँ पर 2 का निर्माण हो गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में हम टैली करेंगे अभी, कि इसमें आपको विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि।
विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से एक चर के मान को विलुप्त करना पड़ता है। तो गौर करते हैं कि इसमें देखेंगे x चर का गुणांक क्या है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, बराबर नहीं है। y चर का गुणांक देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, और यहाँ माइनस ये भी माइनस है। तो बच्चे माइनस माइनस को हमको क्या कर देना होगा, एक को प्लस कर देना होगा, एक को माइनस कर देना होगा। तो केवल क्या कर देंगे, घटाने पर। क्या कर देंगे, घटाने पर, क्योंकि इसका गुणांक क्या है, सेम है। समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से। ठीक है बच्चे, तो समीकरण 1 को लाइए, यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 40 है। यहाँ पर क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 25। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 3x में से 2x घटेगा, x बचेगा, और ये 25 40 में से घटा देंगे तो ये 15 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। x के मान को समीकरण 1 में, x के मान को समीकरण 1 में, यहीं पे बन जाएगा बच्चे। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ पर 3 गुणते x का मान क्या आया, 15, माइनस वाई बराबर 40। तो 15 यहाँ 45, माइनस वाई बराबर 40। 45 इस साइड में आएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 40, माइनस 45 इधर आएगा, तो यहाँ पर एरो दे देंगे बच्चे, गलत हो जाएगा ना देंगे तो। ये हो जाएगा 45। तो 45 में से 40 घटेगा बच्चे, क्या बचेगा, माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वाई बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, तो गौर करते हैं आपको क्या चाहिए। देखिए वो बोला गया यहाँ पर कि उसको कितने अंक मिल रहे हैं, यानी कि उसके प्रश्न कितने सही थे। तब आपका देखिए सही प्रश्नों की संख्या 15 था और गलत प्रश्नों की संख्या 5 था। ठीक है बच्चे, तो अब इसी तरह आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं कि सही प्रश्नों में यदि 3 का गुणा करते हैं तो 15 यहाँ 45 हो जाता है, और गलत प्रश्नों में आप क्या चीज का, 5 में 1 का गुणा करते हैं तो 5 हो जाएगा, और 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार आपका आंसर परफेक्ट हो गया। इस प्रकार बच्चे सही और गलत दोनों को लेकर के आपके संख्या, प्रश्नों का संख्या 20 हो जा रहा है। 15 और 5 20। यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20 आंसर। ठीक है, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये बन गया बच्चे, एकदम सरलीकरण तरीके से बना है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फास्ट नहीं है, बशर्ते यहाँ पर आपको समझना है, उससे विशेष कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। देखेंगे, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किमी की दूरी पर है। 2 राजमार्ग हैं बच्चे, एक साइड में, दूसरा दूसरे साइड में है, और दोनों के बीच की दूरी है कैसे, 100 किमी दूरी है। ठीक है जी, 2 शहरों के बीच की दूरी 100 किमी दूरी है। कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटा पश्चात मिल रही है। ठीक है बच्चे, वह 5 घंटा पश्चात मिल रही है। गौर करने वाली चीज है बच्चे कि जो कार है वह दोनों एक ही दिशा में चल रही है। बच्चे, दोनों कार जो है एक ही दिशा में चल रही है, तो कितने समय बाद मिल रही है बच्चे, 5 घंटा पश्चात मिल रही है। ओके बच्चे, 5 घंटा पश्चात मिल रही है। तो गौर करते हैं कि उसमें क्या बोला है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं लिखते हैं बच्चे।
माना पहली कार की चाल x किमी प्रति हावर तथा दूसरी कार की चाल y किमी प्रति हावर। ओके, अब यहां पर बच्चे पहली शर्त ले लेते हैं। पहली शर्त से क्या है? पहली शर्त गौर करते हैं। दोनों कार एक ही समय पर, फिक्स समय पर दोनों शहरों से चल रही है। एक कार जो है एक शहर से चल रही है, दूसरी कार दूसरे शहर से चल रही है, और दोनों कार चल रही है, और दोनों कार आकर के क्या करती है कि 5 घंटा पश्चात एक दूसरे से मिलती है। ठीक है बच्चे, इस कंडीशन में क्या होता है? तो x द्वारा यानी कार A द्वारा चली गई और माइनस कर देंगे कार B द्वारा चली गई। अब यहां पर क्या हो रहा है? 100 किमी की दूरी तय कर रहा है। तो बच्चे दूरी तय कर रहा है और इसका आपको पता है समय दिया हुआ है। तो जब समय दिया हुआ है और दूरी तय कर रहा है तो ये चाल से चल रही है ना, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा में समय हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? यहां पर लिख देते हैं फार्मूला। चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय हो जाएगा। तो ये आपका दूरी कितना है? 100 किमी, और समय कितना है? 5 घंटा। ठीक है, तो आपका क्या बनता है? x माइनस वाई बराबर 100। 20 पाँचे कितना होता है? 100, यानी ये आपका 20 किमी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दोनों बताया जाता है कुछ दूरी उधर से वो तय करेगी, कुछ दूरी है तो एक दूसरे से माइनस होगा ना जी, माइनस होगा क्योंकि वो उधर से आएगी इधर से ही जाएगी, तो ये जितना दूरी तय करेगी उसके में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह x माइनस वाई बराबर आज टोटल दूरी कितना है? 100 किमी है, और कितने समय में दोनों मिल रही है एक दूसरे से? तो 5 घंटे में। तो क्या किए? दूरी बटा में समय कर दिए। दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय हो गया। ये चाल है बच्चे। ठीक है जी, अब दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त में प्रवेश करते हैं। अब यही दूरी दोनों कार क्या करती है कि मिल करके 100 किमी यानी कि कितना समय में तय करती है? तो x प्लस वाई बराबर 100, यानी दोनों मिल करके कितना दूरी तय कर रही है? तो 100 किमी दूरी तय कर रही है। मतलब सोचने वाली चीज है कि दोनों कार उधर से वो आ रही है इधर से ही जा रही है, तो दोनों मिल रही है, तो वो दोनों मिल करके दूरी कितना तय कर रही है? तो दोनों मिल करके 100 किमी दूरी तय कर रही है। ठीक है बच्चे, तो जब मिलकर कर रही है तो x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, x प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? विलोपन विधि द्वारा कंप्रोमाइज करेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में एक चर के मान को विलुप्त करना पड़ता है। तो देखेंगे x भी बराबर है, y भी बराबर है, लेकिन क्या करना है कि x दोनों प्लस है और यहाँ पर y जो क्या है? प्लस माइनस दोनों है। तो क्या करेंगे कि इसी दोनों को हम क्या करेंगे? विलुप्त करेंगे। तो अब देखिए एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करेंगे? केवल जोड़ने पर लिखेंगे। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से x माइनस है, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर आपका 100। ऐसा हो गया। अब जोड़ने पर है तो चिन्ह तो परिवर्तन नहीं होगा, एक प्लस है एक माइनस है, कट जाएगा। एक y प्लस एक y माइनस कट गया। यहाँ पर x 2 को जोड़ देंगे बच्चे। जोड़ में क्या होता है कि इसके गुणांक जो होते हैं वो जुड़ते हैं, तो 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 100 और 20 120 हो गया। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 120 बटा में 2 इधर आ जाएगा,
तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। यक्स बराबर 60 हो गया। यक्स बराबर आपका 60 आ गया। ठीक है, तो यक्स के मान को हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। यक्स के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 1 को यहां पर लाएंगे। यक्स माइनस वाई बराबर क्या है बच्चे, 20 है। तो यक्स का मान यहां पर 60 रखेंगे, माइनस वाई बराबर यहाँ 20 हो गया। 60 को इस साइड में भेजेंगे, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 हो गया। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। गौर करेंगे बच्चे, अब y बराबर आपका कितना आ गया, 40, और यक्स बराबर कितना आ गया, 60। गौर करते हैं, एक जो इतना किमी होगा, चाल है तो किमी में होगा, इतना किमी प्रति घंटा हावर। अब गौर करते हैं, यानी कार एक की चाल, पहली कार की चाल यक्स किमी प्रति घंटा है, तो यक्स किमी यानी 60 किमी प्रति घंटा के चाल से वो चल रही है, और वो दोनों मिल करके ये क्या कर रही है कि 40 किमी प्रति घंटा के चाल से वो चल रही है। ठीक है, तो दोनों की चाल ज्ञात करना था बच्चे, तो दोनों की चाल यहाँ पर निकल कर सामने आ गया। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 60 और 40 कितना आ जाता है, 100 किमी आसानी से आ जाता है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन करके आपका रेडी हो गया। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हम लोग का कह रहा है, गौर से बच्चे सुनेंगे। अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे। वीडियो बनाने में बच्चे बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत परिश्रम करके वीडियो बना रहे हैं। आप यदि कमेंट नहीं करते हैं, आप यदि इसको शेयर नहीं करते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। यदि कमेंट आप करते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो कृपया करके सवाल समझ में आए तो कमेंट करना ना भूलें बच्चे। ठीक है बच्चे जी। एक आयताकार क्षेत्रफल लंबा 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। कह रहा है एक आयताकार आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। कब बच्चे, जब उसके लंबाई में 5 इकाई कमी कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल की बात कही जा रही है, तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्र में किसकी जरूरत पड़ती है। तो एक लंबाई की जरूरत पड़ती है, एक चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। तो लंबाई चौड़ाई हमें पता ना है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। तो बच्चे मानते हैं, माना आयत का लंबाई बराबर यक्स इकाई तथा चौड़ाई बराबर वाई इकाई। ओके, लंबाई हो गया यक्स इकाई और चौड़ाई क्या हो गया, वाई इकाई हो गया। तो बच्चे जब लंबाई और चौड़ाई मिल गया तो हम क्या कर देंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां पर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। फार्मूला पता है आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y वर्ग इकाई। x y वर्ग इकाई। ओके, आपका ये क्षेत्रफल हो गया। अब गौर करेंगे, यहां से पहली शर्त चालू होती है। पहली शर्त से सबसे पहले अपने हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई को देखते रहेंगे। क्या बोला है,
कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई कमी कर दें, लंबाई कितना है बच्चे, x है, इसमें से कितना कम कर देना है, 5 इकाई कम कर देना है बच्चे, सॉरी 3 इकाई बोला गया है। अच्छा, लंबाई में 5 इकाई कमी कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई क्या है, y है, में 3 इकाई बढ़ाने की बात कही जा रही है बच्चे। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर देखिए गुणते लिखा हूं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल में बताया गया ये क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल में क्या कर दिया जाता है, 9 इकाई की कमी आ जाती है। स्टार्ट में ही बोला है कि क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी आ जाती है। फिर से बच्चे समझेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। तो क्या हो जाता है, उसके क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाती है। ये क्षेत्रफल है एक्स वाई, यहाँ पर दिख रहा है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक्स वाई में 9 इकाई की कमी कर दी गई। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन करेंगे, इसमें का गुणा करेंगे तो एक्स में वाई का गुणा होगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स में 3 का गुणा हुआ 3 एक्स हो जाएगा, -5 का वाई में करेंगे -5 वाई हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 15 बराबर एक्स वाई -9। गौर करेंगे यहाँ पर एक एक्स वाई प्लस एक प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3x -5y बचा बच्चे, यहाँ पर 3x -5y, ये 9 इधर आएगा, ये -15, तो इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। यहाँ पर 3x -5y बराबर 15 9 कितना होता है, 20 4 24 होगा। ये समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। अब दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त में क्या बोला जा रहा है, गौर करते हैं। बोला गया कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई ली है यहाँ पर, x में 3 इकाई की वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब बढ़ाने के लिए बोल रहा है बच्चे, ठीक है। लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चे, तो कह रहा है क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई है, अब बढ़ कितना जाता है, 67 इकाई बढ़ जाता है, 67 इकाई प्लस कर दिया जाता है। अब जैसे इसमें मल्टीपल इसका किए थे, x में x का किए थे, उसी तरह x में y का किए थे, उसी तरह x में y का करेंगे। तो x में y का करेंगे बच्चे तो क्या होगा, x y आएगा। x में फिर 2 का करेंगे, जोड़ लिखेंगे 2x हो जाएगा। 3 में y का करेंगे बच्चे तो 3y हो जाएगा, और 3 में 2 का करेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा। इधर बच्चे उतर जाएगा, एक एक्स वाई वो कट जाएगा दोनों। अब क्या होगा बच्चे, इसलिए कटा है कि गौर कीजिएगा, ये प्लस है उस साइड में आ जाएगा तो माइनस होगा, तो तब पर भी घट जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो गया 2x प्लस 3y, ये 67 इधर है, 6 को भी इधर कर देंगे क्योंकि वह क्या है, अचर है, तो अचर की तरफ चला जाएगा। ये समीकरण का नियम है। 2x प्लस 3y बराबर 67 में 6 घटेगा तो 61 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन करके तैयार हो गया। तो बच्चे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि से हम लोग चलेंगे। तो विलोपन विधि में क्या आता है बच्चे, एक चर के मान को विलोप किया जाता है। यहां देखते हैं 3 है, यहां पर क्या है बच्चे 2 है, यानी 2x, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 3y है। कोई एक चर के मान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहां कर देते हैं 2 का गुणा, यहां कर देते हैं समीकरण में 3 का गुणा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे बच्चे, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। यहां लिखेंगे
समीकरण 1 गुणते 2 घटाव 2 गुणते 3 से। बच्चे इसका गुणा इसलिए किया गया है कि क्योंकि इसके चर यक्स चर का मान बराबर हो जाए। तो बच्चे बराबर करने के लिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। यक्स का गुणांक का गुणा इसमें और इस यक्स के गुणांक का गुणा उसमें कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं। 2 में 3 यक्स का गुणा करेंगे तो बच्चे यहां गलत है। ठीक है, यहां पर सोचना होगा, ये माइनस है, यहां पर माइनस भूल गए हैं। ओके, तो यहां पर यदि माइनस होता है तो 15 में से 9 घट जाएगा बच्चे, तो यहां पर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 हो गया बच्चे। अब देखते हैं, ठीक है बच्चे, अब देखते हैं गौर से। ठीक है, -6। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे देखते हैं यहां पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 माइनस, यहां हो जाएगा 2 5 10y अब बराबर 6 दूनी के 12। ठीक है जी, यहां पर गुणा करिए 2 तिहाई 6 प्लस, और यहां पर क्या है बच्चे 3 3 के 9y अब बराबर गुणा करेंगे 3 का 3 और 3 6 के 18। क्या करने वो बच्चे घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -19y हो जाएगा। ये 12 इसमें घट जाएगा तो -171 आएगा। ठीक है जी, घटाकर देख लेंगे आप, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 171 बटा में 19 हो जाएगा। 19 नवा 171, y बराबर 9 आ गया बच्चे। ठीक है, y बराबर 9 आ गया। ओके, तो y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। y के मान को समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखिए। 3x - 5y बराबर 6। तो जहां पर y है वहां पर क्या रखेंगे, वहां पर हम रखेंगे 9, तो 9 रख दिए, 6 हो गया। 3x - 9 5 45 बराबर 6, 45 को इस साइड में भेजेंगे। 3x बराबर 6 प्लस 45 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 45 है 51 हो जाएगा, बटा में ये 3 इधर से गुणा है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। 3 का 3 17 यहाँ 51, ये x बराबर 17 हो गया बच्चे। अब गौर करते हैं सवाल में पूछा क्या है। ठीक है, सवाल में आपके क्या पूछा है, कह रहा है कि आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बीमा का मतलब होता है बच्चे लंबाई चौड़ाई। ओके, तो आयत की बीमा में जैसे आयत की लंबाई आपने माना है x और चौड़ाई y माना है, तो जो x का मान आया होगा यहाँ लिखेंगे, अतः लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, लंबाई बराबर आपने x माना है तो लंबाई बराबर आपका हो जाएगा, x का मान कितना है 17, तो लंबाई बराबर 17 इकाई हो जाएगा। और चौड़ाई बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई माने हैं आप y को, तो y माने हैं तो चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा, y का मान कितना आया है 9 आया है, 9 इकाई। ठीक है बच्चे, इस प्रकार ये मिलकर के आंसर हो जाएगा बच्चे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये 4 का 5 क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया बच्चे। इस प्रकार ये प्रश्नावली आपका 3.5 बन करके रेडी हो गया। ठीक है, यदि वीडियो आपको समझ में आया हो बच्चे तो कृपया करके धकाधक कमेंट जरूर करें बच्चे, और यदि आप इससे सहमत हैं तो कम से कम इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें बच्चे। यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।